स्टैंड नहीं है हमारे कालपी में, खेल का मैदान नहीं है हमारे कालपी में, पार्क नहीं है हमारे कालपी में, हॉस्पिटल सुविधा नहीं है हमारे कालपी में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से लोग अभी भी पीड़ित हैं, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा, पलायन कंटिन्यू हो रहा है। बस स्टैंड नहीं बना क्योंकि वो भ्रष्टाचार हो गया बस स्टैंड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट खलील खान ब्लॉग बना लेकर आया हूं आपके लिए एक नया ब्लॉग कालपी में चुनावी चर्चा। जैसा कि आपने हमारा पहला वीडियो देख रखा है, उसी एतबार से हमने एक नया वीडियो बनाया है जिसपे हम लेकर आए हैं नई चीज, एक बार नया तरीका, जिसमें आज हमारे साथ, जैसे पहले मैंने अकेले चर्चा की थी, आज हमारे साथ पैनल पे बैठने के लिए आए हैं चारों कैंडिडेट से जुड़े हुए प्रत्याशी, चारों समर्थक जो एक दूसरी अपनी पार्टियों को समर्थन करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हमने लोगों को बुलाया जो कालपी से जुड़े हुए हैं, कालपी विधानसभा से जुड़े हुए हैं। तो हम आपको मिलाते हैं इन्हीं समर्थकों से, जिनमें सबसे पहला नाम हमारे लिए होगा अजीत सिंह यादव जी, जो सपा से बिलोंग करते हैं। अजीत सिंह यादव जी, भाजपा से अतुल सिंह महवा जी, और बीएसपी से आशीष गुरुम जी, और कांग्रेस से आरिफ मंसूरी जी। जैसा कि आप सब अपने अपने क्षेत्र पे बहुत ज्यादा नामवर हैं और कालपी विधानसभा पर रहने वाले हैं, तो आपसे रिलेटेड जो इस कालपी विधानसभा को जरूरत है, उसी से रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएंगे। सबसे पहले सवाल अतुल जी आपसे होता है, सरकार आपकी है और आप जवाबदेह बनते भी हैं, आपकी जवाबदेही बनती भी है, तो सवाल सिर्फ यही है, क्या सोचते हैं इस बार सरकार बना पाएंगे? लहर उल्टी चल रही है इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार प्रदेश में सरकार बनाएगी, आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में, और इसका फैसला 10 मार्च को होगा। कितनी सीटें मान लें इस बार? जिस प्रकार पिछली बार सीटों का आकलन था, उससे हो सकता है कुछ सीटों में कमी आए, मगर हाँ, हम जीत रहे हैं और सहमाओं से जीत रहे हैं। अजीत जी, जैसा कि इस समय लहर यूपी में का हुआ, क्या सरकार बनाएंगे आप? अखिलेश लहर तो बड़ी करारी है, क्या योगी पे भारी है? सबसे पहले तो मैं ब्लॉग वाला को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद, जो कि इस छोटी सी कालपी में आपने ये प्रोग्राम रखा और हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया। यूपी में कावा ये किसी से छुपा नहीं, जनता में चाहे महिला वर्ग हो, नौजवान वर्ग हो, किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, सारे वर्गों को ये पता है कि 2017 से लेकर 20 तक यूपी में कावा। और एक हमारी बहन है नेहा सिंह राठौर, उसने अपने गीत के माध्यम से ये बताया भी है कि यूपी में कावा। जब वो गीत के माध्यम से अपना वो हुनर है उसके अंदर वो प्रस्तुत करती है, तो जो भाजपा सरकार है केंद्र की और राज्य सरकार, वो अपने सिंगर और कवि हायर करके उसके ऊपर अटैक कराते हैं और पर्सनल अटैक कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सच बोलने वाले पे भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है और अटैक कराती है। तो यूपी में नौजवानों की हत्या हुई है, यूपी में महिलाओं के साथ छेड़खानी चाहेंगे यहाँ पे। अभी आपसे इल्जाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन फिर भी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि सरकार पिछले बार आपकी थी जी, लेकिन आपको उखाड़ फेंका गया। जिस तरह बीजेपी की एक लहर चली थी, आपको उखाड़ फेंका गया। कहीं ना कहीं आप चूके इस चीजों में, आप मानते हैं क्या? जिन चीजों में हम लोगों ने चूक की थी, हम लोग काम करने में लगे थे, प्रचार करने में लगे थे जी। हम लोग काम करते थे, उसका दिखावा कम करते थे। हम लोगों, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक्सप्रेसवे बनाते थे तो एक्सप्रेसवे की होर्डिंग नहीं लगवाते थे। हमारे नेताजी मेट्रो चलवाते थे तो उसकी पूरे प्रदेश में होर्डिंग नहीं लगवाते थे। जहाँ विकास हो रहा वहीं उनका प्रचार होता था उसी शहर में। तो कहीं ना कहीं प्रचार में हमारे कमी रही। अब लोगों को वो चीजें समझ में आई, जब लोग एक्सप्रेसवे में चले तो उन्हें लगा, जब लैपटॉप से 5 साल रोजगार मिला तब उनको लगा कि नहीं सपा सरकार ये सर्वप्रथम जी, सबसे बड़ी समस्या गरीबों की, सभी को लगता है कि कच्चे मकानों में रहना होता है जी। उन गरीबों से पूछिए जिन्होंने बिना छत के सर्दियों में, बरसात में, गर्मियों में कच्चे मकानों में रहना सीखा हो और कच्चे मकानों में रहे हो। और उनको चाहेंगे अतुल जी आपको कि आगे और भी पैनल है, तो वो सवाल उनके बाद, उसके बाद आपके आरोप करते रहो, बिल्कुल लिए जाएंगे। आशीष जी, आपसे सवाल बीएसपी की तरफ से, क्या सोचते हैं मायावती जी ने कितनी सीटें निकाल पाई? पहली बात मैं वाला धन्यवाद देता हूँ इस कालपी में चुनावी माहौल में चर्चा बनाए, जिससे हम सब लोग जनता से रूबरू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चाहते हैं
कि वर्तमान सरकार भाजपा सरकार केंद्र में भी चल रही है और राज्य में भी चल रही है। जी वो लोग कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मतलब कहते हैं आत्मनिर्भर तभी इंसान बन सकता है जब कुछ करने लायक हो। आशीष जी रोकना चाहेंगे। मेरा सवाल आप फिर से सुनिए। आप क्या सोचते हैं मायावती जी कितनी सीटें निकाल पाएंगी? मेरा सवाल ये है आपसे। बहन जी, जी इस बार यूपी में तो अधिक से अधिक सीटें निकालकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो एक आंकड़ा आप नहीं देना चाहेंगे, जबकि ना के बराबर रैली की है मायावती जी ने। कहीं ऐसा ना हो पहले से कहीं हार मान बैठी हो, कोई डर हो, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। किसी तरीके का आपका मैनिफेस्टो नहीं आया है, आपने रैलियां भी नहीं की हैं, और जो कि आंकड़ा निकल के आ रहा है मोस्टली हम लोग सर्वे में देखते हैं तो मायावती जी को 15 से 20 सीटें आंक रहे हैं, जबकि हमारे बुंदेलखंड, वैसे तो हम लोग काफी विधानसभा में बुंदेलखंड द्वार के नाम से जाने जाते हैं, इसी अकेले विधानसभा में 17 से लगभग ज्यादा सीटें जीत चुकी है। बात अलग है कि भाजपा ने 19 जीती है इससे पहले, लेकिन 17 सीटें मायावती जी बहुत हाईएस्ट जीती रही है, और अब उनकी पूरे प्रदेश में 20 तक गिनती हो रही है। तो आप मायावती जी को कैसे देखते हैं, मतलब क्या सोचते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा सीटें ले पाएंगे? बिल्कुल बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मीडिया है जी मीडिया जो शेड्यूल कास्ट की बस्ती में सर्वे करने नहीं जाती। जी अधिकतर उसका कार्ड ये रहते हैं कि मीडिया वाले वहीं जाते हैं जहाँ उनका बॉर्डर होता है। भाजपा वाले अधिकतर वही सी जगह मीडिया लेके जाएंगे जहाँ उनका भाजपा ही वोटर होगा। जब जहाँ भाजपा ही वोटर होगा तो वहाँ भाजपा ही चिल्लाएगा, कोई हाथी नहीं चिल्लाएगा, ना कोई कमल चिल्लाएगा, ना कोई पंजा चिल्लाएगा। मतलब जो अधिकतर चिल्लाता है मीडिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी मैं आपकी बात से कहीं इसको अलग कर देता हूँ। फिर भी आप बताइए आपके द्वारा कितनी रैली की? इसका सवाल मैं थोड़ी देर में लूंगा आपसे। मैं आरिफ की तरफ जाना चाहूंगा, कांग्रेस से। बहुत बड़ा दिल है आरिफ भाई आपका। सबसे पहली बात तो ब्लॉग वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जो आपने मुझे यहाँ बिठाया और बोलने का मौका दिया। जी सवाल बनता है आपसे, कांग्रेस का यूपी पर प्रभाव ना के बराबर है। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बैठी हुई 10 से 20 सीटें लेकर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? तो प्रियंका दीदी के शक्ति विधान है जी और जो महिला सशक्तिकरण की बात है, सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा महिलाओं को लेके जी कि जो उन्नाव की रेप पीड़िता उसको टिकट देना, जी शादाब जफर जो CA NRC में जिन्होंने क्या कहते हैं मतलब CA NRC जो आंदोलन किया, जी उनको टिकट देना। तो जो महिलाओं को बढ़ चढ़ के जो चुनाव लड़वाने का और उनको आगे लाने का मौका दिया जा रहा है जी कांग्रेस का, सबसे बड़ा ये प्लस पॉइंट है कांग्रेस का। जी आप कंप्लीट। मैं सवाल आपसे ही फिर से पुनः आपसे ही शुरू करते हैं। जैसे कि आपने महिलाओं को लेके कहा, और आपकी ये पोस्टर अगर आपको शायद मालूम होगा, प्रियंका मोर्रा, शायद नाम सुना होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ आपने, और वो बीजेपी पे जुड़ गई। कुछ समझ नहीं आया, इस पे आपका रिएक्शन क्या है कि आप महिलाओं को बढ़ाना चाह रहे हैं, महिलाओं से रिलेटेड है, लेकिन आपकी भी जो पोस्टर है वही बीजेपी में चली गई, तो इसे लेके आप क्या कहेंगे? इस पे मेरी टिप्पणी क्या हो सकती है कि एक साधारण महिला को पोस्टर गर्ल बनाया, फिर अब वो फेमस हो गई, अब वो किसी तरफ पाला बदल ले, तो फिर उसके लिए कुछ है तो आप नहीं। उन पे इल्जाम दे रहे हैं, वो तो उनका अपना एक वो है पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरफ तो जाती है, लोग क्या आपसे करती क्यों है। जुड़े? सवाल तो आपसे बनता है ना कि आपने जिसको पोस्टर बनाया आप उसको ही नहीं रख पाए, और फिर कांग्रेस में बाकी तीनों कैंडिडेट यानी कि सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, इनके तीनों के राजा कोई बनने के लिए तैयार है, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, लेकिन आपके यहाँ आपका चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री का, और फिर आप इतना प्रभाव भी नहीं रखते यूपी के लिए, तो क्या करेंगे? चेहरा सबसे बड़ा प्रियंका दीदी है। जी तो आप ये मानते हैं कि प्रियंका दीदी- सार्वजनिक नहीं कर रहा है कि चेहरा ये है कि मतलब, लेकिन प्रियंका दीदी के उस पे पूरा चुनाव है यूपी का। जी तो आप मानते हैं कि प्रियंका जी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार है? हो सकता है। हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे, बिल्कुल देखा जाएगा। और अतुल जी फिर से आपके पास महिलाओं आएंगे। के लिए बात हो रही थी। नहीं सवाल हमारा है, नहीं, महिलाओं के लिए बात हम हो रही थी, आपको मैं मौका महिलाओं के देंगे, लिए बात करना चाहता हूँ। डिबेट करने का मौका देंगे। ये सवाल अभी एक दूसरे के ऊपर नहीं, सवाल हमारे नहीं, पास महिलाओं बहुत है। के सम्मान के लिए बात कर रहा हम हूँ। आपको इसका पूरा मौका देंगे एक दूसरे का जवाब, इसीलिए में से आपके पास आएंगे। 5 साल विधायक रहे आप, आपकी पार्टी ने 19 विधानसभा सीटें जीती है बुंदेलखंड से। हमारा कालपी बुंदेलखंड के द्वार से नाम जानते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि आपके कालपी में क्या है, उपलब्धि, कोई 5 चीजें ऐसे बताइए जो कालपी में हम लोगों को गिना पाए, जो पिछले 5 सालों से बनी हुई बनी। बनी हुई। सबसे पहले जी कालपी
बुंदेलखंड द्वार आप प्रवेश करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या जो प्रवेश कर ही नहीं पाते थे लोग, जाम की समस्या थी। उस जाम की समस्या को निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक 4 लाइन का ब्रिज ओवरब्रिज कराया जो कई वर्षों से निर्माणाधीन पड़ा हुआ। आरटीआई से मालूम हुआ कि ये 86 करोड़ का जो ओवरब्रिज बनाया है, इस पे केवल 22 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये घोटाला भी तो हो सकता है। घोटाला नहीं, ये खर्च उनका है। हमने आपकी उपलब्धि मानी कि आपने एक आप उपलब्धि ओवरब्रिज बनाया, लेकिन उसके साथ क्या घोटाला अपने आप के लिए आप आरटीआई से जी जब ये मांग आरटीआई रहे से ही हैं, हासिल किया, आपने मांगा जी, आप उसके बाद अगर इसकी जानकारी भी और इसके अंदर खुलते जाएंगे तो हो सकता है आपको सारी जानकारी मिल जाए। उसी आरटीआई मैंने अगर आप हमसे मेरी जो रिपोर्ट उपलब्धि मांगना है, चाहें तो उसकी रिपोर्ट हम देने के लिए तैयार हैं। 86 करोड़ या रुपए यहाँ से आवंटित हुए, आप उपलब्धि इस सुनिए। ओवरब्रिज, थोड़ा सा कंप्लीट 86 करोड़ रुपए आवंटित हुए, उसमें से 22 करोड़ रुपए का बना हुआ है। मतलब कि 86 करोड़ रुपए से आप भी समझ सकते हैं कि इतनी अच्छी चीजें बन सकती। क्या 22 करोड़ से 86 करोड़ रुपए की चीजें बन सकती है क्या? मतलब घोटाला मानते हैं। निर्माण के बाद जी क्या जो साथ में मंदिर और मस्जिद के लिए जो अब जगह आवंटित हुई, जी, उनके लिए क्या पैसा नहीं गया? उसी में से पैसा भी पहुंचा। शायद उन लाभार्थियों को भी जिनके घर उन जगह पे बने हुए तो उनके पास भी पैसा पहुंचा है। सवाल बनता है। तीसरा एक तीन सवाल आपने जी जी पूछे। बिल्कुल। तीसरा जो कालपी का नौजवान है जो आज रोजगार के लिए भटक रहा है और सड़कों पे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कालपी पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगा जिसपे नौजवान पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पा सकते हैं। आशीष जी आपकी तरफ आते हैं। बता दें। निशान तो आपकी पार्टी के ऊपर भी लगता है कि बाहरी कैंडिडेट को टिकट दे दिया, बाहरी तमगा लगा हुआ है पाल जी के, तो क्या सोचते हैं इस बारे में? प्रत्याशी जो अपने डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला उसको बाहरी नहीं करा जी क्योंकि वो ऐसे अपना जिला जालौन कहा जाता है। जी जब जिला जालौन का है तो हम सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं कहीं भी बाहरी जाएंगे तो जिला मेरा जालौन सवाल फिर से वही होगा कि जो इनके लिए था कि जो प्रत्याशी बाहर से है और 33 किलोमीटर है यहाँ से दूर से, और हमें सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम अपने लोकल पड़ोसी को पूछते हैं। पड़ोसी को बुलाने के लिए हमें अगर 33 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता है। आपका कहने का सवाल लाजमी है, बनता भी है। फिलहाल कि जो बसपा के प्रत्याशी श्री सुन्नापाल घोषित हुए हैं जी उनका आवास और रहना वहना यहीं पे हो भी जाएगा। और हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि बाहरी नहीं है, उनका यहीं पर सब कुछ है और वो यहाँ पर रहने के लिए ही आ तो रहेंगे। हमारा प्रयास अधिकतर है और रहेगा भी। और क्योंकि जब सुन्नापाल हम लोगों के बीच में यहाँ आए हैं और उनका व्यक्तिगत विचार बहुत अच्छा है और वो जनता की उम्मीदों में खरा उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात कालपी की बदहाल व्यवस्था देख के तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, आपकी पार्टी जिम्मेदार है। पिछले सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में जीतने वाली बीएसपी रही है, पिछली कालपी विधानसभा में सबसे ज्यादा जीतने वाली बीएसपी रही है, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत यहाँ पे आपका बीएसपी का है। उसके बावजूद अगर पिछले 20 सालों से अगर पिछड़ा है तो कहीं ना कहीं बीएसपी जिम्मेदार है इसके लिए। तो आपने क्या किया, अब नया आप क्या लेके आएंगे? देखिए बसपा सरकार में पिछली जब गवर्नमेंट ने अधिकतर सारी योजनाएं बसपा सरकार की, सड़क, बिजली, पानी और जो एक्सप्रेसवे जो बनवाए हुए हैं तो सब सारी बसपा की ही देन है। और मुझे नहीं लगता कि एक्सप्रेस वे वगैरह कोई ऐसा कुछ बनाया गया हो। ये पिछली सरकारों में मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जिन्होंने बनाया है वो इसका क्रेडिट जरूर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा ना है। फिर भी एक सवाल आपसे फिर से बनता है, कुछ नया क्या लाएंगे? मान लीजिए आप 25 से 30 सीटें ले आते हैं, जैसे कि आपका सबसे ज्यादा दलित के बाद मुस्लिम आपकी तरफ ज्यादा झुकता है, लेकिन पिछली विधानसभा से मुस्लिम बहुत ज्यादा आपके समर्थन से कट गया। मुस्लिम वोट जो आपके साथ दलित और मुस्लिम का गठबंधन के साथ आप सरकार बना लेते थे, जो टिकट मतलब कि जो वोट आपसे कट रहा है वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में एक उम्मीदवार जागे। मैं आपको नाम बता दूं, भागीदारी मोर्चा, जन अधिकार मोर्चा और AIM के टिकट पर जीतान कुरैशी लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो वो आपके वोट मुस्लिम वोट को काटने के लिए काफी प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। तो आप उन्हें कैसे रोकेंगे? मुसलमानों के वोट को आप अपने तरफ कैसे खींचेंगे? क्या लॉलीपॉप देने वाले हैं इस बार? लॉलीपॉप को देने की बात नहीं होती जी। बात ये होती है चुनावी मुद्दे में खर उतरने की। जी। हम कुछ उम्मीद से जीतने के बाद क्या करके दिखाना चाहते हैं और बहन जी का प्रशासन कहीं किसी छुपा नहीं है। मैनिफेस्टो आप जारी नहीं करते कभी?
कोई घोषणा नहीं करते आप। मैनिफेस्टो से जारी करने से गाँव हम कागजी में लिखित तौर में अगर जारी कर देते हैं उसमें फिर अमर नहीं हो पाता है। कई ऐसे लिखित कागजों में कई ऐसे काम डले हुए हैं जो आज तक हुए नहीं है। तो कागजी काम बहन जी का जो काम होता है वो वाकई कमाल का काम होता है कि जनता भी उसको याद करती है। और जिस दिन 10 मार्च के बाद बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत की आएगी तो जो करके दिखाएंगे वो तो जनता खुद जानती है। फिर जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपसे सवाल 2012 में कांग्रेस से सतेजा जी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला था जनता का और लोगों के लिए, क्योंकि मोस्टली यूपी में कांग्रेस ना के बराबर है। और फिर मैं वही कहूंगा जो सवाल फिर से किया था कि इस वक्त कालपी विधानसभा में जो हमने सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस मुस्लिम वोट की तरफ बहुत ज्यादा देख रही है। तो उन्हीं के एक प्रत्याशी हैं, जैसा कि मुस्लिम वोट की तरफ से एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं, भागीदारी मोर्चा, जन अधिकार पार्टी और AIM के टिकट पर जीशान कुरैशी, वो आपके टिकट आपके वोट काटने वाले हैं। तो आप मुस्लिम वोट को कैसे लुभाएंगे कांग्रेस के तौर पे? कल ही मैंने उनकी एक दानिश अमीन करके एक नेता है उनके अमीन पार्टी के, जी वही उनका विरोध कर रहे थे जीशान कुरैशी का, तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। फिलहाल तो मुस्लिमों का सारा रुझान सरसेला जी की तरफ है। पिछली बार भी वो कटौरा ब्लॉक जीत के निकले थे। खेल का मैदान नहीं दिया उन्होंने। खेल का मैदान पिछले बार एक वादा था, खेल का मैदान कांग्रेस अगर सत्ता पे आएगी, खेल का मैदान कांग्रेस विधायक जी सत्ता पे आएगी, की विधायक जी 3 जीते। करोड़ 68 लाख रुपए होती है। विधायक निधि 3 करोड़ 68 लाख रुपए होती है। शायद इस बार कुछ बढ़ाई भी गई है, 3 करोड़ या 3 अप्रोक्स लगभग नए सत्र में 3 करोड़ के ऊपर ली गई है। शायद पिछले 2012 में 2.5 करोड़ के लगभग होगी, जानकारी इसके लिए। फिर भी मैं 2 करोड़ एक एवरेज ले लेते हैं। खेल का मैदान बन सकता था, जो वादा था। जो दिन आए थे तब हम भी क्रिकेट खेलते थे, आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारी भी उम्र 17-18 साल, जी 10 साल का एक लंबा तो एक वादा था जो जिसके लिए आपको वोट मिले थे वो भी पूरा न कर पाए, सिर्फ एक वादा। शायद मेरे सुनने में तो ये आया था कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, विधायक तो वो बने जीते, वादा तो उन्होंने किया था मंच से, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती और सत्ता में हम होते तो जरूर खेल का मैदान जरूर बनता। और शायद कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जरूर पूरा होगा। कांग्रेस की सरकार आपको लगता है आप 10 से 20 सीटें लेकर फिर कांग्रेस और सपा का गठबंधन कर लेंगे? पिछले बार आपने गठबंधन किया था, उसका असर आपने देख रखा है। 10 से 20 सीटें लेके इस बार भी समर्थन का गठबंधन करेंगे क्या? पिछली बार हम आपको एक चीज बताएंगे, पिछली बार जो है मोदी लहर थी, 7 साल जनता भुगत चुकी है जी। आप मानते हैं मोदी लहर भारी है? मोदी लहर है इस बार तो अखिलेश यादव की लहर है, तो आप कहाँ टिक रहे हैं यहाँ पे? अखिलेश यादव की लहर है, ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप लहर में खो रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि आप अगर लहर में खो रहे हैं तो इस बार अखिलेश यादव की लहर चल रही है। मोस्टली सर्वे ये आंकड़ा दिखा रहे हैं कि इस बार अखिलेश की सरकार आ रही है, इस बार अखिलेश की सरकार आ रही है, तो उस लहर में आप कहाँ रह रहे हैं? सारे नेता, सारे कार्यकर्ता अपनी पार्टी को ही बताते हैं कि वो मेरी सरकार आ रही है, तो वक्त बताएगा। बाकी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। खैर एक चीज आपसे विधानसभा की मान लीजिए आपका विधायक यहाँ से चुनता है, कोई 3 काम बताइए क्या करना चाहेंगे? मान लीजिए कि आपका विधायक यहाँ से फिर से आता है, विधायक निधि 3 करोड़ प्लस हो चुकी है, तो कोई 3 काम जो आप विधायक निधि के द्वारा कराना चाहें, जो आप सोचते हैं कि हो जाना चाहिए कालपी में? कालपी विकास मांग रहा है। युवा हूँ जी। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बनती है, गवर्नमेंट की मैं एक तरफ रख रहा हूँ, मुझे भी मालूम है गवर्नमेंट आपकी 10 से 20 सीटें आपको दिखा रही है, आपको भी उतना मालूम है कि कितना क्या हो सकता है। ये आप नहीं कह सकते कि 10 से 20 सीटें ही जीतेगी, कि 50-60 भी जीत सकती है। चलिए मैं आपके पास 200 सीटें भी ला सकती है। मैं 200 सीटें मान लेता हूँ। मैं कालपी अकेले की बात कर रहा हूँ कि एक रात में जनता का रुझान बदलता है, सरकारें बदल जाती हैं, के लिए पलट आपके जाती 3 हैं। कोई काम, मेरा कालपी से रिलेटेड सवाल है कि कालपी के लिए कौन से 3 काम करने वाले हैं विधायक बनने के बाद कांग्रेस से रिलेटेड? मैं एक युवा हूँ, मैं क्या कहते हैं सिर्फ अपना मतलब बता सकता हूँ। मान लीजिए आप कालपी की युवा हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से भी आपको थोड़ा सी देर के लिए अलग रख रहा हूँ। कालपी की युवा हैं, आप कालपी की युवा हैं, कालपी की युवा हैं आप। जी जी बिल्कुल। चलिए आप बताइए कौन से 3 काम आप चाहते हैं किसी भी विधायक? मैं ये चाहता हूँ कि एक तो शानदार खेल का मैदान बने। चलिए एक सवाल एक हो गया आपका, और जो आप अपना वादा किए हैं आप याद रखें कि आप इसको मांगना भी है, क्योंकि आप कांग्रेस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जो हमारा बुंदेलखंड है, जो इसको सूखा कहा जाता है ज्यादा, जी जी, तो हम चाहते हैं कि जगह बहुत बड़ी पड़ी हुई है, तो एक बेहतरीन सी यूनिवर्सिटी भी बन सकती है। बिल्कुल अच्छी सोच है। तो
दो ये हो गए। ठीक है। तीसरा मैं चाहता हूँ कि रोजगार बढ़े, रोजगार की कुछ चीजें आए, आयाम स्थापित हो। ठीक है। जैसे कागज उद्योग था, इसको और बढ़ावा लेकिन मिले। फिलहाल अभी कालपी की जनता मांगती है बस स्टैंड, खेल का मैदान, पार्क, हॉस्पिटल सुविधा, ये 4 चीजें सबसे पहले मांगती है। बाकी मुद्दे तो बहुत हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, हम हजारों मुद्दे ऐसे गिना सकते हैं कालपी क्षेत्र के। लेकिन जो 4 सबसे बड़े मुद्दे हैं, बस स्टैंड, खेल का मैदान, पार्क और हॉस्पिटल सुविधा, हमारे कालपी में कोई ना के बराबर है। और यहाँ शिक्षा पे सुधार खासकर। खैर, मैं फिर से आऊंगा अजीत जी के पास। सवाल, सरकार आप बनाने जा रहे हैं, थैंक यू। मान लेते हैं, तो 3 काम आप बताएं कि आपके क्या दिल क्या से करेंगे। निकली आवाज है, जनता के दिल की आवाज है ये। नहीं, जनता क्या सोचती है वो तो 10 मार्च को आपको ही पता चल जाए, क्योंकि आप योगी जी को कम ना आके बाद में आप ही रोना रोएंगे कि ईवीएम के मशीन और ये वो तमाम तरह के आपके पास आरोप हो जाएंगे और ऐसा हो गया, किसी डीएम में आपका साथ नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं दिया। तो सवाल आपके तमाम बन जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ कालपी की, कालपी विधानसभा की, कि कोई 3 काम आपका अगर विधायक यहाँ से बनता है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी सरकार आ रही है नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार कितनी सीटें ला रही है। सिर्फ मैं जानता हूँ कालपी विधायक के तौर पे आप कालपी में क्या 3 काम देखते हैं एज आ पार्टी को अलग रखकर, कोई विधायक बने। आपकी विधानसभा की बात करें, जी, सबसे पहले तो जब मैं क्या चाहता हूँ, सरकार बनेगी तो आपको देखने को मिलेगा। जब सरकार बन जाएगी, विधायक हमारा बन जाएगा सपा का, तो जब कालपी में कोई प्रवेश करेगा कानपुर जिले से या झांसी जिले से या उरई से, तो लोगों को लगेगा कि वास्तविक ये कोई बहुत डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है और डेवलप विधानसभा है, चौमुखी विकास होगा। मैं 3 काम नहीं, जिस तरीके से पिछली सरकार, मुझे 3 काम इसलिए सुनना है कि जिन पे आप बोले उनको कर पाए। घोषणाएं तो हजारों होती हैं, लेकिन कालपी के लिए, जो खासकर कालपी के लिए जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बस स्टैंड, हमारे कालपी में कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई खेल का मैदान ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट के द्वारा, मोस्टली स्कूल का एक MSB या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समाजवादी सरकार थी तो आपके खेल के मैदान के लिए जगह सैंक्शन कर दी गई थी, जो करबला के पास है। वर्तमान हमारी सरकार चली गई, जो वर्तमान सरकार भाजपा की सरकार आई, उसने उस फाइल को दबा के रखा है। सपा सरकार आएगी, फाइल खुलेगी, भव्य कालपी खेल की का मैदान आबादी बनेगा। लगभग 50,000 है, लगभग 50,000। उसमें से युवा जो है 10,000 का एक आंकड़ा ले लेते हैं, नहीं 10,000 का आंकड़ा लेते हैं, 5,000 का आंकड़ा लेते हैं, नहीं 5,000 का आंकड़ा लेते हैं। जो जगह आपने सुनिश्चित की है उसकी लंबाई चौड़ाई मैं बता देता हूँ आपको, 40 बाई 60 मीटर, 40 बाई 60 मीटर, यानी कि एक खेल के मैदान, एक फुटबॉल ग्राउंड, मतलब 10,000 लोग एक, जो आपकी जगह दी गई। मैं आपके सवाल जवाब दे रहा हूँ, 40 बाई 60 मीटर में आप पूरे कालपी को खिला देंगे। मतलब आप भी इस चीज को जानते हैं कि आपने ये मान लिया कि समाजवादी सरकार में जगह सैंक्शन हुई। मैं यही आपके जवाब, मैं मान रहा हूँ इस चीज को, लेकिन आप इस चीज को मानिए, 40 बाई 60 को आप बहुत बड़ी जगह कम तरक्की है, मान रही है। जगह कम है। आप मानते हैं ना कम है? मान रहा हूँ, मतलब लेकिन एक उसका हमने- कारण है, कारण भौगोलिक दृष्टिकोण से कालपी में सरकारी भूमि बहुत कम है। अब आप एक कब्जे का बताइए। इधर यमुना है, इधर वन विभाग है, हमारी कोशिश होगी उस जगह को बढ़ाया जाए और बढ़िया सा ग्राउंड उसका जिम्मेदार कौन है? आपकी सरकार के जो हमेशा एक थोड़ा सा सवाल वैसा है, इसलिए आज तक आपका एक सवाल इसी में बनता है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि जगह नहीं है, भौगोलिक स्थिति क्या है, तो अवैध कब्जे भी तो है यहाँ पे। अवैध कब्जे में जैसे कि मोस्टली यहाँ पे कहा जाता है यादववाद, गुंडा राज, इस तरीके की चीजें आती हैं, तो क्यों नहीं उखाड़ फेंकते? इस बार फिर से ये ना सोचा जाए कि यादववाद और गुंडा राज चलेगा। ये सब चीजें गलत प्रचार करी जा रही है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं कालपी में, ऐसे कोई 2 नाम बता दीजिए यादव जो सपा सरकार में कालपी में जिन यादवों ने वोट की। नहीं, यहाँ तो आपकी सरकार ही नहीं रही है, पिछले तमाम जितनी भी विधानसभाएं सीटें हुई हैं उसके हिसाब से आपकी। लेकिन एक चीज और आपसे सवाल बनता है, टिकट को लेके, टिकट को लेके एक बार फिर आपसे एक बार सवाल करेंगे। ये तो बदनाम किया जाता है यादव कैसी कोई बात। एक सवाल फिर से आपसे करेंगे टिकट को लेके। जैसा कि पिछली कोई भी विधानसभा में आपका कैंडिडेट जीता नहीं है, यहाँ से इस विधानसभा से सपा का कोई प्रत्याशी जीत के नहीं गया, लेकिन इस बार एक हवा सी चली थी और टिकट वितरण के बाद आपने सारे लोगों को नाराज कर दिया। एक बिरादरी है पाल हमारे पास, उसका एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमने निकाला है, उसकी आबादी लगभग 52,148 है। ये वोट कहीं ना कहीं आपको नाराजगी, आपकी नाराजगी आप पे भारी ना पड़ जाए। पाल समाजवादी पार्टी के साथ है, पाल ही नहीं
सर्व समाजवादी पार्टी के साथ है। ये संजीव पाल ऑलरेडी है। राजा राम पाल जी बहुत बड़े नेता हैं, वो किसी कांग्रेस को काल्पी छोड़ विधानसभा हमारे से यहाँ- जिस प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया वो आप नाम जानते हैं उनका बखूबी। समाजवादी सरकार बनने के बाद जी काल्पी की जो पहचान थी हाथ कागज दो, जो बंद पड़ा है, जी दोबारा से वो चालू होगा। जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं उनको सब्सिडी दिलाई जाएगी। भाजपा सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर अपनी काल पे हाथ कागज को लिया था, लेकिन पूरे 5 साल गुजर गए, फैक्ट्रियां जस की तस हैं, बिजली बिल इतना आ रहा है, मीटर दौड़ रहा है, बिजली कम आ रही है, तो फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री बंद करने को मजबूर है। आज लोग फैक्ट्री छोड़ के पलायन कर चुके हैं। ये भाजपा सरकार की देन है। समाजवादी सरकार आएगी तो फैक्ट्रियों को सहूलियत मिलेगी, दोबारा से स्थापित होंगी और इन्हीं फैक्ट्रियों में कम से कम हजारों रोजगार लोगों को मिलता था, जो आज बंद है, दोबारा से रोजगार चलिए, मिलेगा। सरकार अगर आपकी आती है तो इस चीज को भी देखा जाएगा। खैर अतुल जी आपके तरफ लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद डिबेट दूसरे तरफ रुख में बढ़ जाएगी, एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप होंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन अतुल जी, क्योंकि आपकी सरकार है, सरकार से हमेशा सवाल बनता है, लेकिन हम सवाल ना करते हुए एक चीज जानकारी लेना चाह रहे हैं आपसे कि भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली काल्पी विधानसभा सीट निषाद पार्टी खाते पे जाने पर भाजपा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली। किस हद तक संभव है कि निषाद पार्टी जीत हासिल कर पाएगी, जबकि पूर्व में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह यादव जी ने 50,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निषाद पार्टी को सीट दी गई क्योंकि गठबंधन के आधार पर, क्योंकि पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर सीट कांग्रेस को हैंड ओवर कर दी थी। जी, तो प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए और आदरणीय छोटे सिंह चौहान जी एक मजे हुए नेता हैं और क्षत्रिय बहुल सीट होने के कारण, निषादों का अच्छा वोट बैंक होने के कारण और सर्व समाज का अच्छा आशीर्वाद और पार्टी की अच्छी नीतियों के कारण इस सीट को हम पुनः जीतेंगे और आप दिख रहा होगा और कुछ दिनों में इसका परिणाम आएगा। धन्यवाद। मायावती जी कितनी सीटें जीत पाएंगी, 15 या 20, और फिर समर्थन भाजपा को कर देंगी? जैसा कि आपने कहा है कि 15 या 20, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड में 19 सीटें आती हैं जी, और जिसमें हमारी यहाँ बुंदेलखंड कम से कम 15 सीटें ज्यादा बुंदेलखंड में ही जीत लेगी जी। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वे सर्वाई मीडिया के 10 मार्च के बाद सारे ध्वस्त हो जाएंगे और माननीय हमारी बहन जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और शपथ लेने के बाद तो गुंडे मवाली जो इधर उधर घूम रहे हैं किसी एक जाति के ऊपर हावी हो जाते हैं और छात्र जो युवा बेरोजगार हैं इलाहाबाद में धरना दे रहे थे, छात्रों के ऊपर मुकदमा लगाया, लाठी मारे, जेल भिजवा दिया। लखनऊ में मैं एक बीटीसी खुद प्रशिक्षु हूँ, टेस्ट सीटेट पास हूँ, ऐसे मैं भी एक महीने धरना हमारे साथी प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह जी ने 1 महीना दिया धरना। एक बार धरना देने के बावजूद सरकार की नीतियां छात्र को, युवाओं को, महिलाओं को और नौजवान जो हमारे युवा वर्ग इन सबको दबाने का है कि ताकि ये दबा ना पाए। तो दबाने बात जीतने के बाद मान लीजिए आप 20 से 25, 50 सीटें जीत गए, उसके बाद समर्थन किसको कर रहे हैं? सुनो, मैं बता रहा हूँ ना, बात ऐसा थोड़ा ना थी। हमारी बहन जी खुद पूर्ण सरकार बहुमत बना रही है। चलिए ठीक है, सरकार पूर्ण- राउंड 2 शुरू करते हैं, रैपिड फायर। अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की चीज चलेंगी, यहाँ पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले सरकार से सवाल होते हैं, सरकार से सवाल किए जाएंगे। आयुष जी, कोई एक सवाल आप अतुल जी की तरफ यानी भाजपा की तरफ, भाजपा के लिए क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरे सत्ता पक्ष के प्रिय भाई अतुल महेवा जी, इनसे मेरे एक नहीं कई सवाल हैं। जी, आप कोई पहला सवाल काल्पी से रिलेटेड है जी कि इन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि योगी सरकार में बताई है हाईवे। जी हाईवे के ऊपर जो लाइटें हैं, मैं हाईवे पे रहता हूँ, जी। जो टिमटिमाती हैं, जी न ठीक से चलती हैं न बुझती हैं, ठीक है, कभी बुझी रहती है कभी जली रहती है। ठीक। तो इनसे मेरा सवाल है कि ये सरकार की ये क्या उपलब्धि है कि लाइटों में अंधेरों में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, मेरी एक्सीडेंट हो गया, अतुल जी, तो ये सारी चीजें हैं ना। एक्सीडेंट की जानकारी जी आप जवाब विधायक ने दें। या फिर हमें नहीं लगता कोई एक्सीडेंट हुआ है। जी ऐसी कोई सूचना, ऐसा कोई अखबार में इश्तेहार कभी नहीं निकला कि किसी का एक्सीडेंट हुआ। और दूसरी बात, जब ये लाइटें लगी तब क्या खराब थी? कब बना था ये? बहुत पहले हमने बना के कंप्लीट कर दिया इसको। भाई, बरसात के कारण हो सकता है लाइटें डिस्टर्ब हो लाइटें जाए। मेरे हिसाब से ये NH साल का भर भी काम, नहीं हुआ अब लगे। इसका NH का काम है। कई बरसातें झेल चुकी है और कई
धूप झेल चुकी है, हो सकता है लाइटें खराब हो गई हैं, मगर हम लोगों ने बना के तो दिया, हम लोगों ने बना के तो दिया। आप लोगों ने तो मरवाते रहे, कितने लोग मर गए। कांग्रेस सरकार में काल्पी के हजारों कई हाईवे प्रकार बन जुड़ गए, गए। हजारों संस्थाएं बन गई और काल्पी जिनका के आज ये लोग प्राइवेटेशन कर रहे हैं, बड़े बाजार लेकिन नहीं जा हमने पाते कभी थे। प्रचार प्रसार नहीं किया किसी भी चीज का। ये एक हाईवे को लेके जो प्रचार कर रहे हैं, जिसकी लाइटें भी ठीक से ये नहीं अरे लग पा लाइट पाए, की बात नहीं वो है, लाइटों को छुपाने के लिए ये हाईवे को बता रहे हैं नहीं, कि नहीं, मेरी आप इस बारे में कुछ कहेंगे? कहाँ यार, कोई भी आप काल्पी का एक मुद्दा हाईवे पूछ पूरा सकते बना हैं। दिया, उसके बाद लाइटों की बातें कर रहे हैं। लाइट तो आप भी पूछ सकते हैं। ऐसा आप- है, जी, नहीं, बिल्कुल किसी नहीं, कोई ऐसा भी है। सवाल समर्थन बिल्कुल करेंगे। ऐसा है। जी ये जो हाईवे बना है, जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनकी जानकारी जी। के लिए बता दूं, ये हाईवे काल्पी की जनता बनाम सरकार में मुकदमा पड़ा था कोर्ट में, उसकी वजह से रुका हुआ था। जी इत्तेफाक से जब भाजपा सरकार आ गई, उसी समय कोर्ट का आदेश आ गया कि हाईवे बनना चाहिए। तो ये हाईवे जो है कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट ने भाजपा बनवाया, नहीं बनवाया। हमारे छोटे भाई उसका श्रेय ले रहे हैं। पिछली सरकारों में ऐसा क्यों नहीं हो पाया भाई साहब? दूसरा लाइट की, जो इन्होंने पिछली लाइट की सरकारों बात में। की है, लाइट एक्चुअली इनके सरकार के जो मुखिया हैं उनको अंधेला बहुत पसंद मैं है। आप सभी से पूछ रहा इसलिए हूँ, लाइटें लाइट बहुत छोटी चीजें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बात करें बस स्टैंड पे, आप बात करें खेल के मैदान पे, आप बात करें पार्क पे, आप बात करें हॉस्पिटल सुविधा पे, आप बात करें बाट क्षेत्र पे, आप बात करें पलायन पे, आप बात करें बेरोजगारी पे, आप बात करें महंगाई पे। काल्पी विधानसभा की सबसे ज्यादा मुद्दे यही है कि बस स्टैंड नहीं है हमारे काल्पी में, खेल का मैदान नहीं है हमारे काल्पी में, पार्क नहीं है हमारे काल्पी में, हॉस्पिटल सुविधा नहीं है हमारे काल्पी में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से लोग अभी भी पीड़ित हैं, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा। हाईवे के पलायन साथ बस स्टैंड कंटिन्यू बन हो रहा है। सकता था। लोकसभा आप नहीं किससे बना, पूछना चाह रहे हैं? बस स्टैंड बन बजट सकता पास था, हुआ चारों में 2022 जी बस स्टैंड नहीं बना क्योंकि वो भ्रष्टाचार हो गया। बस स्टैंड को उसमें पैसा तो उन्हें भ्रष्टाचार अब में चला गया। 7 साल का पीरियड पूरा मोदी जी के जाने के बाद इल्जाम लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, रोड पर भ्रष्टाचार हो गया तो बस स्टैंड कहाँ से बन पाएगा? ये और हमारे काल्पी में फ्लाई ओवर बनना था, उसको ओवरब्रिज बना दिया, क्योंकि जो खम्भे का पैसा था ना, वो भाजपा सरकार के जो नेता है, मंत्री है, अधिकारी है, उन्होंने नहीं, ये खम्भे आप के तौर पे खाया। आरोप गलत लगा रहे मैं- हैं, इसकी मैं- कोई पुष्टि नहीं कर सकता। फ्लाई ओवर नहीं बन पाया। नहीं ऐसा सरकार में हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, नहीं, आप उसका बचाव पैसे कैसे की करते हैं? गड्डियों के आप जो खम्भे बने हैं ना भाजपा सरकार के अधिकारियों लेकिन के अतुल जी का कहना है, खम्भे यहाँ से गायब किए। अतुल जी का कहना है पिछली और भी सरकारें आई हैं, उन्होंने उसमें कोई काम नहीं क्यों करवाया, नहीं लेकिन बन हमने पाया? कम से उसमें कम क्यों काम नहीं बन करवाया कोई है। काम नहीं करवाया। कोई काम नहीं करवाया। क्यों नहीं ये बना ब्रिज पाया? काल्पी की बात कर रहा हूँ, ब्रिज- काल्पी ब्रिज बहुत लगभग बड़ी। एक जामनगर से जाना भैया, जाता रोड है। में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्यों है नहीं है? काल्पी मैं का बताइए, नाम हमला कोर्ट में जामनगर हो गया सबसे बड़ी था। उपलब्धि है, काल्पी का नाम जामनगर हो गया था और काल्पी का नाम जामनगर हो गया था और भाजपा ही है जिसने ब्रिज बनवाया है। मैं अतुल जी की तरफ तो से ये ब्रिज का सहमत कोई हूं, श्रेय क्योंकि क्यों? ब्रिज का श्रेय इसलिए जाना चाहिए इनकी तरफ भाजपा के नहीं। अलावा कोई सरकार होती कोर्ट के ब्रिज आदेश का से पानी श्रेय इनको बनवा नहीं आना चाहिए। अच्छा, कोई अभी तक भाजपाइयों कोर्ट ने के कोई आदेश ब्रिज बोल नहीं हो पाए। बना दिया। वो मान्य हाईकोर्ट के आदेश से कोर्ट का आदेश था। नहीं, नहीं, ऐसा कोर्ट का आदेश है। 2007 में आप मानते हैं आप जहाँ से हम लोग विकास कर देते हैं कोर्ट के आदेश पे अटका देते हैं बात। आप अभी अपने क्षेत्र में बनने वाले कदौरा बिला की सड़क है जो डिस्कवरी में वो माफियाओं के लिए बनाई गई थी भैया। बहुत ज्यादा आई थी, उसका श्रेय आप लेते हैं? उसका भी बहुत से ऐसे केस समाजवादी सरकार में बनी बहुत से हुई ऐसे है। बहुत से पेंडिंग केस बने हुए थे। हमारा बहुत भाई सी जो चीजें है, ऐसी थी माफियाओं के लिए जिसकी बनवाई गई थी सरकार सड़क। वो उस चीज को बनवाती है और उसका श्रेय लेती है। अतुल जी अगर आप श्रेय ले रहे हैं तो इसका गलत बात नहीं है, लेकिन आप केवल इस उसमें चीज तो को देखिए। भ्रष्टाचार हुआ है। इसका भ्रष्टाचार की चौड़ीकरण क्या बात कर इसका सकते हैं? चौड़ीकरण आज ट्रक अगर चला है तो एक बाइक वाला नहीं चल सकता उस पे। आप ऐसी बात सड़क कर बनवाई रहे गई। हैं, लेकिन ये आप सिर्फ सवाल एक- करते हैं। सिर्फ एक ट्रक चलाने के लिए और बस और कुछ ऐसा नहीं। है। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आईटीआई जो बनी है दो जिसको मिनट। हमारा छोटा भाई भाजपा सरकार की बता रहा है, ये नौजवान जो मैंने ITI खड़े हैं और ये जो दर्शक देखेंगे जी। सभी जानते हैं आईटीआई समाजवादी सरकार में बनी और सरकारी अस्पताल जो यहाँ से डाकघर के सामने से ट्रांसफर हुआ उधर जी। समाजवादी सरकार की देन है। जी। मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार की देन है। एक तो आप कहते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई विधायक नहीं था तो सर कैसे ये कर दिया? सरकार पैसे दे रही है। सरकार पैसे दे से रही थी तो वही चीज नगर में जो रोड है, नगर में जो आपको चौमुखी गेट दिखाई देते हैं जगह जगह, वो समाजवादी सरकार की देन है। गेट बनाना नगर कोई में विकास नहीं होता। नगर में गेट नगर में बनाना कोई विकास नहीं जो होता। शमशान सर घाट जी, पर रोड बनाया बनाना है, विकास होता है। तो जो नाम यमुना बदलना भी कोई किनारे विकास नहीं होता। जी नाम बदलना भी कोई विकास नहीं होता। हाँ, योगी हाँ, जी हर सरकार जगह का सिर्फ नाम नाम बदल बदलने रहे हैं। नाम बदलना। उसको कौन सा विकास आप आपने मानते हैं? एक बात 2 करोड़ नौकरियों को वादा करने के 7 साल नौकरियां उपरांत सिर्फ अब 60 लाख नौकरियों को वादा पारदर्शिता से नौकरियां दिलाई ये है हैं। इनका बजट। नहीं, कुछ नहीं है। हमने भ्रष्टाचारी से नौकरियां नहीं दिलाई किसी को। आपका पारदर्शिता से ये बोल रहे हैं गरीबों अतुल के लिए कुछ भी नहीं जी है। बोल रहे हैं कि आपकी भ्रष्टाचार सरकार का ने कहीं गरीबों नौजवानों छात्रों एक एक लोग बोले सवाल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक- एक लोग बोले आज मैं ये कहना एक चाहता लोग हूँ एक लोग कंप्लीट कर लीजिए जी। आखिर जी बोल रहे हैं, आखिर जी
आशीष जी बोल रहे हैं, पहले बोलिए। माननीय अतुल जी बोल रहे हैं जी। कि हमारी सरकार में नौजवानों को रोजगार दिया जी। है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इनका रोजगार सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर लिखित रूप में जी। है और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। और कारण है इनको मैं कभी घोटाला बता देना चाहता हूँ। 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, कोई घोटाला और नहीं। कहाँ जल घोटाला? से- कैसे घोटाला यार? नलकूप भर्ती कैसे? घोटाला, वीडियो घोटाला। मैं कितने नहीं, आपको नहीं। जितने परीक्षाएं बता दूंगा कि आपको घोटाला सुनने नहीं में ये कहते इसको लगता भाई मेरे। है सारी परीक्षाएं इसको- कैंसिल हो जाती हैं। नहीं, हमारे cancel कर छात्र सकते, घोटाला कैसे हो गया? हमारे छात्र और युवा भाजपा के नाम पर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, घोटाला गालियां खा रहे भाजपा हैं। ये सरकार मुंहबाजी का सरकार है, घोटाला सरकार का देना। घोटाला है, नहीं, हर एक में घोटाला। सिर्फ और सिर्फ कागजी महिला तौर पर चल विरोधी रहा है। सरकार है भाजपा सरकार। इसमें सिर्फ जनता का शोषण हो रहा है और छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हिंदू धर्म अतुल जी, आपके बहुत सवाल बन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट में इन्हें तो कंप्लीट करवाना माननीय चाह जी रहा को हूं। 5 साल राज्य सरकार में मिल गए हैं और 5 साल केंद्र सरकार में मिल गए हैं। अगली सरकार में गई है। आपकी सरकार में अभी तक कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं की गई। कहने का मतलब ये घोटाले से बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस सरकार में कोई भी भर्ती पूर्ण नहीं हुई। अभी इससे पहले कुछ दिन पहले टेट का एग्जाम का पर्चा लीक हो गया था, उसके बाद भी कुछ हवा उड़ी थी और उससे पहले 2 परीक्षाओं का हम लोगों की जी एक मिनट भर्तियां हुई है, आपको जी। जानकारी नहीं है। इनकी सरकार में भर्तियां हुई हैं। जी अगर आप अभी निकल जाए खेतों जी। में तो आपको सारे ड्यूटी करते खेतों को मिलेंगे। इसको कोई और भर्तियां नहीं बिल्कुल बोली निकल जाती। जाइए। भर्तियां खेतों में ड्यूटी माननीय करते सुप्रीम कोर्ट का मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। 1,72,000 टीचर थे। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन्होंने 68,500 और 69,000 और इसमें ये कोई भर्ती नहीं थी। कोर्ट पहले ही बोल चुका था कि 1,72,000 टीचर थे, इनको पूरी भर्ती, इसके बाद नई भर्ती आना चाहिए। भाजपा सरकार ने भर्तियां इसलिए नहीं की है कि कोविड 2 साल से चल रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए कोई भी भर्ती कोविड के नाम पे सिर्फ घोटाले हो रहे हैं। कौन से कोविड घोटाले? के आपको नाम राशन पे मिलता है? आपको राशन मिलता है? आपको राशन जनता 2 बार दिया। हमें राशन देने से मतलब नहीं है। महिलाओं के सम्मान के लिए अगर आपको बात कर राशन रहा नहीं है, मिलता है? हमें राशन ऐसा नहीं चाहिए। आपको हमें राशन चाहिए फ्री मिलता है, भाई या ना? रोजगार जिससे हम आपको राशन रोजगार फ्री मिलता है? हमें रोजगार आप भूखे मर रहे हैं। कोविड के टाइम पे भूखे पूरा नहीं देश होने बंद दिया था। सरकार ने। भूखे टाइम पे सरकार आपको के भर्ती कहने नहीं के मिला। कोई नहीं है। बीजेपी की सिर्फ जनता को एक चाहिए मिनट। रोजगार जिससे अभी- वो खुद चलिए आप पहले खरीद बोलिए। सके, जी, खरीदने बोलिए। के बाद अपने परिवार का लालन पालन कर सके। हमें किसी के 1 किलो क्या नमक, 2 किलो आटा या तेल 1 किलो से इससे मतलब नहीं होता है। जनता को चाहिए तो सिर्फ रोजगार, जिससे वो रोजगार ले लेगा तो कम से कम 1 क्विंटल आटा ले लेगा और दूसरों को भी दान में दे देगा। सरकार हमें क्या दान में दे रही है? ये तो पिछले सिर्फ 2 सरकार सालों से सिर्फ तो आप भर्ती की बात आंखों कर में रहे मिट्टी हैं, आप जोड़ दो रही बातों को है। एक साथ जोड़ रहे हैं। पहले सुनिए, हमारी कंप्लीट कर लेने दीजिए नहीं, मुझे। राउंड खत्म हो चुका है और अब बारी आती है जनता के सवाल। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता जी जी हूं। आप इतना ये बताइए कि भाजपा सरकार द्वारा आपको कितना बड़ा पैकेट मिला? मोस्टली इस बात का जवाब मेरे पास है। हमेशा मीडिया को यही कहा जाता है, क्योंकि जब तक सरकार होती है और सरकार के खिलाफ कोई अगर सवाल नहीं पूछता है मीडिया, तो उसके ऊपर लाछन लग जाता है। तो आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप सरकार के विरोध में हैं। कल को जब आपकी सरकार होगी तो आपके मुझे लिए भी लगता है- ऐसे ही मुझे सवाल लगता है- बनेंगे। मुझे लगता है आप सच्चाई दिखाते हैं। जी का जो जवाब था मुझे अगले लग- जी अगर को- आपको पैकेट नहीं मिला तो निश्चित तौर पे आप सच्चाई दिखाते होंगे। कामों को अच्छा अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं भाजपा का हूँ, तो मैं भाजपा का हो सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि मोस्टली मीडिया के ऊपर वैसे ही सवाल लगाए इल्जाम लगाए जाते हैं। तो आपका इल्जाम भी मैं ले रहा हूँ कि मीडिया कुछ भी कह सकते हैं, आप फ्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं रैपिड फायर के बाद। अब जनता के सवाल प्रोग्राम शुरू होता है। जनता के सवाल, तो हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जनता कौन कौन है। जनता की तरफ कैमरा करें ना, ब्लॉक की तरफ दूसरी तरफ ले जाते हैं जनता के सवाल की तरफ। तो आज हमारी तरफ से पूछने वाले हैं, यानी जनता से पूछने वाले हैं। क्या नाम है आपका? महराज अंसारी। मेराज अंसारी। किससे सवाल करना चाहेंगे आप? अतुल भाई से। जी अतुल भाई से, यानी कि भाजपा से। जी जी पूछे बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहता हूँ अतुल भाई से, भाजपा जब से सरकार बनी है गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है? गुंडागर्दी कहाँ बढ़ गई? कालपी नगर में तो हमने कालपी नगर में जवाब। दूसरा सवाल फिर से जनता की तरफ से होगा। कोई पूछना चाहेगा? जी नाम क्या है भाई आपका? नाम सोहेल है। सोहेल भाई, तो किससे सवाल करना चाहेंगे? हम सवाल जो भी सरकार में है, जो भी सत्ता में है, उन सब से मेरा सवाल है। और मेरा बेसिक सवाल ये है जी। कि जो कालपी का मेन रोड है, जो मार्केट का रोड है, जी। वो बरसात में इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि जो मार्केट में बैठने वाले दुकानदार हैं वो केवल वही दिखाई देते हैं, बाकी मार्केट में कोई भी नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, बहुत अच्छा रोड सवाल इतना है। ज्यादा खराब हो जाता है कि जनता पैदल आने के लिए
आ ही नहीं सकती है, इतना ज्यादा खराब हो जाता है। तो मेरा बेसिक सवाल ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सोहेल जी आपने। इससे तो मैं भी 2-4 हुआ, मैंने 2-4 वीडियो भी इसके लिए अपलोड किए हैं। तो यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं उनके लिए भी सवाल बनता है, लेकिन फिर मैं सवाल ले जाता हूँ ये चारों प्रत्याशी की तरफ। अतुल जी, जैसा कि हमारे दर्शक के द्वारा सवाल पूछा गया कि कालपी में भी काफी गुंडागर्दी बढ़ गई है, कुछ क्षेत्रों के नाम जो हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के नाम, कुछ क्षेत्रों के नाम लिए जा रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी सरकार या आपके विधायक या आपके जो भी इसके जिम्मेदार हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा सवाल पूछा है आपने। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्थानीय जो गुंडागर्दी की बात हो रही है, ये गुंडागर्दी इस सरकार के ही लोग नहीं करते। यही गुंडे पिछली सरकारों में गुंडे करते हैं, उससे पिछली सरकारों में गुंडे करते हैं, और यही गुंडे हमारी सरकारों को बदनाम करते हैं। इनका काम ही है गुंडे। तो इस सर्वप्रथम इसको ये कहना चाहेंगे। तो इस पे लगाम कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जो भी उठ रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस तरीके के रोके। जी, बड़ा सवाल, अच्छा सवाल है, जो कि कभी ना कभी सबको चिंतित करता है। शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, माननीय विधायक जी को रहते हुए, स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष के हैंडओवर थी ये सड़क, और मैं वर्तमान में खुद नगर पालिका परिषद से वार्ड नंबर 8 से सदस्य हूँ, सभासद चुनाव लड़ा हूँ। इसके लिए आपने कभी अपील की है? मैंने अपील की और कई बार इस मुद्दे पर बड़ी बहस को मैंने अंजाम दिया है। और सड़क वाले सवाल पर आपका कहना था कि जो भी सरकारें आएंगी, चल रही जो भी सरकार आएंगी उनसे भी मेरा सवाल है, या जो रही उनसे भी सवाल है, उनके जवाब मैं भी देना चाह रहा हूँ। जैसा कि सवाल किया गया था, इस चीज आपसे नहीं था, तो जी ये तीनों चारों कैंडिडेट से था, यानी जिसकी भी सरकार आई या जिसका भी यहाँ से विधायक बने, तो उस रोड के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये, समाजवादी सरकार आने के बाद एक रोड नहीं, उत्तर प्रदेश की सारे रोडें जो गड्ढे में रोड है जी, वो सब गड्ढा मुक्त हो जाएगी और अच्छी सड़कें बन जाएंगी। ये भी सड़क उसी में आ जाएगी। दूसरी चीज, अभी उन्होंने कहा कि ये सड़क जो खराब पड़ी है, और हमारे छोटे भाई भाजपा से जो हैं उन्होंने जवाब भी दिया कि वर्तमान में जो चेयरमैन साहब हैं, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वर्तमान में चेयरमैन हैं बसपा के और वर्तमान में विधायक हैं भाजपा की, सरकार है भाजपा की। ये सड़क हम लोगों ने इस सड़क पे धरना दिया, सड़क बनाने की मांग की विपक्ष में रह के, तो इस पे जो है इसका नाप हो गई, सैंक्शन हो गई, टेंडर हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं बसपा और भाजपा की मिली भगत से वो जो रुपया है, जो फंड आता है सड़क बनाने के लिए, उसका गोल मोल करके फाइल को दबा दिया गया है, इसलिए सड़क नहीं बन पा रही। समाजवादी सरकार आएगी, उस टेंडर जो हुआ है, आशीष जी, आप इस रोड के बारे में क्या कहेंगे? आशीष जी, इस रोड के बारे में मान लीजिए कि आपका विधायक यहाँ से चुना जाता है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपका सवाल मुलाजिम है और करना भी चाहिए। जैसा कि हमारे बड़े भाई अजीत जी बोल रहे हैं कि विधायक भाजपा का है और बसपा का चेयरमैन है, ये बात हकीकत है ठीक है। जैसा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधायक